सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। आई होप आप सभी ये जो संजीवनी बूटी की लेक्चर 1 था, पार्ट ए था, उसको आप लोगों ने कंप्लीट देख लिया होगा। ये लेक्चर आपका दूसरा है जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ के मैकेनिक्स का जो सीरीज़ चल रहा था। पार्ट ए आपका अपलोड हो चुका है और पार्ट बी, ये लेक्चर पार्ट बी है जिसमें कि 1 शॉर्ट वीडियो थंबनेल पर लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को कि 1 शॉर्ट वीडियो। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो इस 2 वीडियो को देखकर चले जाइएगा। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, पार्ट बी आपका है, इसको भी कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये हम लोगों ने 2 चैप्टर को ऑलरेडी पार्ट ए में कंप्लीट कर लिया हुआ है। यहाँ पर आपको 3rd एंड 4th चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, टोटल कंप्लीट कराया जाएगा। यही 4th से ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में, चाहे शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, सभी से क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ये 4 चैप्टर अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया, समझ लीजिए कि आप लोगों का काम हो गया। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा देखने से पहले कि, और पार्ट ए इसका जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर काफ़ी है, यानी कि ये 2 चैप्टर कंप्लीट कराए गए हैं जो कि एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स। तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक सभी चीज़ें एक ही जगह पर प्रोवाइड की जाती हैं। नोट्स, पीडीएफ वगैरह सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। हैंड रिटन नोट्स, आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। तो सभी चीज़ों को एक जगह अगर मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में आखिर जाता ही क्या है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा पानी वगैरह पीते जाइएगा क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम इसी टाइम है 2 या 3 दिन बाद और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और यहाँ पर मैं फ़ैन ऑफ करके तब आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही है। सोचिए, मैं जब इतना मेहनत कर सकती हूँ और मेरा थोड़ी ना एग्ज़ाम है, आप लोगों का एग्ज़ाम है, जब मेरा एग्ज़ाम ना होते हुए भी मैं इतनी मेहनत, इतनी गर्मी बर्दाश्त कर ले रही हूँ, तो आप लोगों का फ़र्ज़ ये बनता है कि आप लोग इस पूरे लेक्चर को कम्प्लीटली देखें और हैंड रिटन खुद से नोट्स बनाएं और अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करिए स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत स्ट्रगल करेंगे तभी अच्छा नंबर आएगा आप लोगों का। तो मैं इतना जब आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो आप लोग मेरे लिए एक छोटा सा काम करिएगा, अपने कॉलेज ग्रुप में इसको शेयर को कि ये हमारा न्यू चैनल स्टार्ट हुआ है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये चैनल ग्रो करेगा स्टूडेंट। तो ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, अब इसका आप ही लोग ध्यान रखिएगा। चैनल को ग्रो करवाना है या फिर नीचे गिराना है ये आप लोग तय करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे ये आज के चैप्टर्स, जो 2 चैप्टर्स होने वाले हैं। तो वर्चुअल वर्क सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये, देन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो वर्चुअल वर्क है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, जो चैप्टर का नेम है, ये आपका चैप्टर का नेम वर्चुअल वर्क है। 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये 3rd चैप्टर है आपका जिसका नेम वर्चुअल वर्क है। इसमें बेसिकली ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो कैसा प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ अ रॉड या फिर स्ट्रिंग्स, यानी कि या फिर रॉड यानी कि छड़ होगा या फिर आपका स्ट्रिंग यानी कि रस्सी होगा बॉडी में, या फिर छड़ होगा या फिर रस्सी होगा। फॉर्मिंग अ रेगुलर, देखिए फॉर्मिंग अ रेगुलर, यहाँ पर पॉलीगॉन एंड रोम्बस और हेक्सागोनल के लिए ये क्वेश्चन बेस्ड होगा। अभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। जो टाइप के बनते हैं मैं ऐसे ही टाइप करा दूंगी कि हाँ उसी में से आपको पेपर में आना ही है। तो एक ये टाइप हो गया आपका, और दूसरा टाइप का कैसा बनता है कि प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग हैवी बॉडीज और लेदर रेस्टिंग अगेंस्ट वॉल। तो 2 टाइप के बेसिकली यही दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब देख लीजिए कुछ लर्निंग पॉइंट है जो कि ये आपको लर्न करने हैं। तो अ क्वेश्चन बिलोंग टू दी वर्चुअल वर्क चैप्टर व्हेन यू सी वर्ड्स लाइक, यानी कि चैप्टर्स अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन आते हैं मैकेनिक्स के, तो अगर आप लोग कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये वर्चुअल वर्क का क्वेश्चन है, जहाँ कहीं भी आपको इक्विलिब्रियम, weight, tension, thrust, using the principle of virtual work, find equilibrium condition without resolving all forces। ये इतने टर्म जहाँ कहीं भी आप लोगों को क्वेश्चन में दिखा, समझ लीजिएगा कि वो क्वेश्चन आपका कहाँ का है, वर्चुअल वर्क का है। तो आप लोग समझ जाएंगे कि वर्चुअल वर्क का क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करना है, हमें कैसे पहचानना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो इन सभी टर्म्स को देखते हुए हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ
यहाँ से देखिएगा जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ अ वर्चुअल वर्क क्या होता है। तो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन अ पार्टिकल और अ रिजिड बॉडी एक्टेड अपॉन बाय अ सिस्टम ऑफ अ coplanar forces be in a equilibrium it that the algebraic sum of the virtual work done by the force during any small displacement with the geometrical condition of zero। यानी कि जो सभी चीज़ों का सिंपल सी बात वर्चुअल वर्क का क्या है कि जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका मैथमेटिकली ये फॉर्मूला क्या होता है कि ये एफ आई डेल आर आई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर सिग्मा आप लगा देंगे। ये क्या है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है जो कि ये ज़ीरो के इक्वल होगा। फर्स्ट डिग्री ऑफ अप्रॉक्सीमेशन फॉर इक्विलिब्रियम टोटल वर्चुअल वर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। और इक्विलिब्रियम पर जो हमारा टोटल वर्क होगा वो भी ये ज़ीरो के इक्वल होगा। एंड पॉजिटिव वर्क एंड निगेटिव वर्क कैंसल ईच अदर। जो पॉजिटिव वर्क होंगे और निगेटिव वर्क होंगे वो दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, जिसलिए हमारा वर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। आई होप आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क समझ में आया है। यही एक डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। कुछ भी अगर आता है या फिर पूछता है, देखिए मैं अभी एक वीडियो ऐसा डालूंगी ना कि अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक ने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर मान लीजिए कि जो पढ़े हैं जो भी स्टूडेंट, अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो गए कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या लिखें, बस इतना समझ में आ रहा है कि हाँ ये चैप्टर का क्वेश्चन है, तो उसके लिए भी मैं बताऊँगी आप लोगों को करना क्या है। तो पहले तो इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो देखिएगा स्टूडेंट, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं तो इनको वो याद कर लीजिएगा आप लोग। अगर वेट आपका देता है तो वेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, वेट निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, W इंटू डेल एल हो जाएगा। टेंशन निकालने का फार्मूला क्या होता है, T इंटू डेल एल होता है। एंड थ्रस्ट T इंटू डेल एल, ये दोनों का सेम रहेगा। ओके, केवल इसका चेंज हो जाएगा, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन, इसी टाइप के सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इतना बड़ा ही लिख कर आप लोगों के लिए आएगा एग्जाम में। तो 4 रॉड ऑफ इक्वली वेट W फ्रॉम अ रोम्बस ABCD, ऐसे ही लिखा हुआ एग्जाम में मिलेगा, सेम A to Z लिखा हुआ मिलेगा विद स्मूथ। अगर स्मूथ भी आता है ना तो ये भी समझ जाइएगा कि ये कैसा है, वर्चुअल वर्क का ही क्वेश्चन है। तो स्मूथ suspended by the point A and a weight W is attached to C। यहाँ पर कहा गया है कि आप लोगों को फिगर कैसे कैसे ड्रॉ करना है वो बताया गया है। जैसे जैसे कह रहा है ना क्वेश्चन में, सेम A to Z हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ विजिबल वेट ज्वाइंटेड द मिडिल पॉइंट ऑफ ABA एंड ADA कीपिंग दिस इंक्लाइंड 8 करना है अकॉर्डिंग टू सो दैट द थ्रस्ट इन डिंग रॉड इज 2W प्लस 4W 10 अल्फ़ा। यही हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फिगर ड्रॉ करेंगे तो किसके अनुसार हम लोग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ABCD, ये रोम्बस दिया गया है तो एक रोम्बस हम लोग ड्रॉ करेंगे ABCD। एक क्या हो गया, ये आपका रोम्बस का फिगर हो गया। अगर क्वेश्चन में आपसे रोम्बस ड्रॉ करने के लिए कहता है तो सबसे पहले आप लोग यही बना दीजिएगा। एग्जाम्स में मैं बता रही हूँ क्या करना है, सबसे पहले यही आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। रोम्बस के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में तब। तो अब क्या करना है, यहाँ से देखिएगा कहा क्या गया है कि ये A एंड अब वेट अटैच किया गया है C से। तो एक वेट हम लोगों ने W ले लिया हुआ है, ये अटैच किया गया है किससे, ये C से अटैच किया गया है। और सभी की जो हाइट है, लेंथ है, वो 2A दी गई है, यानी कि A से B, B से C, ये सभी ये 2A है। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, अल्फ़ा बन रहा है। और यहाँ से एक स्ट्रीच लगाया गया है जो कि ये टेंसर यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है।
तो ई और एफ हमने मान लिया कि कोई भी यहाँ पर स्टीयरिंग लगाया गया है जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है या टेंसर प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्टीयरिंग यानी टी यहाँ पर भी टेंशन प्रोड्यूस कर रहा होगा, इसमें यहाँ पर भी ये टेंसर। तो ये कंप्लीट आपका हो गया। अब यहाँ पर जो पूरे सिस्टम का मास होता है, वो वेट होता है, वो एक मिडिल पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो 1 2 3 4 रोम्बस है यहाँ पर देखिएगी ABCD, तो 4W हो जाएगा, यानी कि टोटल 4 वेट्स हो जाएंगे। इसका वेट, इसका वेट, इसका इन चारों का वेट एक ही पॉइंट पर क्या कर रहा है या निर्भर कर रहा है। तो यही हो जाएगा। अब हम लोग देखिएगा, अगर आप लोग, अभी मैं लास्ट में ये भी बताऊंगी कि अगर वर्चुअल वर्क से क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो आपको केवल एक सॉल्यूशन याद रखना है और सभी को हल कर देना है, बस ऐसे ही। मैं वो अभी लिखवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। पहले ये मैं 2 से 3 क्वेश्चन करा देती हूँ। अगर ये 2 क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन आपसे वर्चुअल वर्क में पूछ लिया जाता है तो आपको वो सॉल्यूशन उसमें करना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ये फोर रॉड्स ऑफ इक्वली वेट W फ्रॉम अ रोम्बस ABCD, लेट द लेंथ ऑफ ईच रॉड इज 2a। हम लोगों ने ईच लेंथ कितना माना हुआ है 2a। अब जो बनाए हुए वही लिखना है बस। एक काम करिएगा, आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा उतार दीजिएगा, यहाँ तक इंक्लाइंड एक अल्फा, यहाँ तक आप लोग उतार दीजिएगा, यही क्वेश्चन में से ही, क्योंकि ये हम लोगों ने क्वेश्चन में से ही देख के तो बनाया हुआ है। एक आध टर्म अलग से ऐड हुआ है, 2a ऐड हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, इतने तो समझदार हैं। तो यहाँ पर ये लिख दीजिएगा। फिर द फ्रेम इज सस्पेंडेड बाय द पॉइंट A, लेट 4W बी दी टोटल वेट विच इज 8.0, यानी कि टोटल वेट कितना है 4W है, जो कि ये किस पॉइंट पर है, O पॉइंट पे है। एंड अ वेट W इज अटैच टू अ C, और एक वेट जो कि ये C से अटैच किया गया है। अ स्टिफरिंग रॉड ऑफ इन negligible weight joined the middle point AB and AD। AB जो AB और AD के बीच में एक negligible weight का रॉड लगाया गया है ये। तो लेट अ थ्रस्ट T एक्ट ऑन अ स्टिफरिंग EF सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ अ वर्चुअल वर्क। ये EF क्या है, स्प्रिंग है, स्टीयरिंग है, ओके। तो यहाँ से देखिए थ्रस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्वेश्चन में हमें बताया गया था। तो फॉर थ्रस्ट फार्मूला अभी हम लोगों ने लिखा, तो T इंटू डेल L होता है। तो L यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ को किसको मानेंगे हम, तो लेंथ इसी को तो लेंथ मानेंगे ना, E और F को। तो EF हमारा लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ। तो यहाँ पर EF रख देंगे ये लेंथ की जगह पर, बाकी सब सेम। और यहाँ से ये अब देखिएगा प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क क्या कहता है, W इंटू डेल Y इज इक्वल टू 0। तो यानी कि W यानी कि टोटल मास हो जाएगा, टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो कि ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से देखिएगा हमें ये 3 चीज़ें मेंशन है। एक तो हमारा एक्सटर्नल जो कि हम लोगों ने बाहर से वेट लटकाया हुआ है C पर, वो मालूम है। एक हम लोगों ने मिडिल वेट लटकाया हुआ है, वो मालूम है। और एक हमारा यहाँ पर थ्रस्ट काम कर रहा है, वो हमें पता है। यानी कि 3 चीज़ें दी गई हैं। तो यही जो मतलब हम लोगों को पता है कि हाँ यहाँ पर वेट है, यहाँ पर वेट है और यहाँ पर थ्रस्ट है। तो यही 3 चीज़ों को हम लोगों को क्या लिखना होगा, प्रिंसिपल वर्क के अनुसार। यहाँ से देखिएगा W जो वर्क कर रहा है, तो ये 3 चीज़ें वर्क कर रही हैं पूरी। तो T यहाँ पर थ्रस्ट, ये A to Z लिखेंगे, देन प्लस 4W और AO। अब यहाँ से देखिएगा 4W और AO लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर AO के रिस्पेक्ट में ही तो 4W है। तो AO लिख देंगे, ये 4W प्लस W इंटू, अब AC लिखेंगे, यहाँ से देखिएगा A और यहाँ से C लिखेंगे, क्योंकि इस पूरे पर लटकाया गया है ये W, इसीलिए यहाँ पर AC लिखा गया है। जो लेंथ है इसका वो AC लिखा गया है, इसका लेंथ, यानी कि जो 4 रॉड्स का टोटल वेट है 4W, तो वो AO ले लीजिए या फिर BO ले लीजिए या फिर CO ले लीजिए या फिर DO, चारों इक्वली हैं, तो कोई एक आप ले सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो यहाँ से देखिएगा आप इसको बनाकर इक्वेशन 1 आप लेट कर लीजिएगा, और इक्वल टू 0 हमेशा लगाइएगा, भूलिएगा मत। अब यहीं से थोड़ा समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, A, E और O
ओ हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मान लेते हैं। तो ये हमारा एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ए ई ओ। तो ए ई ओ त्रिभुज से हम लोग देखेंगे जो कि ये यहाँ पर एंगल के रिस्पेक्ट में जो बेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी कि लंब हो जाता है। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। तो यहाँ से देखिएगा इन ए ई ओ में तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो साइन थीटा होता है, क्योंकि जहाँ पर परपेंडिकुलर आ जाते हैं वहाँ पर साइन अल्फा लगता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर यानी लंब अपॉन कर्ण इज इक्वल टू ई ओ हो जाएगा, जो कि ये आपका ई ओ आपका क्या है, लंब है, क्योंकि ये एंगल के रिस्पेक्ट में ये है, और यहाँ पर आपका एंगल के रिस्पेक्ट में ये होता है। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके रिस्पेक्ट में जो भी ये बेस आएगा उसके सीधे, तो वो कैसा हो जाएगा, वो हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी कि कर्ण हो जाएगा। और जो एंगल दिया गया है हमारा अल्फा, उस एंगल के ये अलोंग में जो आएगा तो वो हमारा लंब हो जाएगा। तो यहाँ से ए ई हो जाएगा। और तो ई ओ अपॉन ए ई की वैल्यू क्या दी गई है, ए, यानी कि टोटल वैल्यू हम लोगों को क्या दी गई थी, 2a दी गई थी। तो बीच में हम लोगों ने एक स्टेफरिंग डाला हुआ था जो कि आपका a और a में डिवाइड कर दे रहा था इस पूरी ये लेंथ को। समझ में आ गया ना। तो a हो जाएगा इसका लेंथ। तो ई ओ इज इक्वल टू ए साइन अल्फा आ गया। तो ई एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 साइन अल्फा आ जाएगा। 2 और ईओ की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, ए साइन अल्फा, क्योंकि ये यहाँ पर देखिएगा अगर ईओ आपका क्या है, अभी मैं फिगर से बता रही हूँ। अब देखिएगा ई और ओ आया ना, ई और ओ जब कितना है आपका, ई और ओ कितना आ गया था आपका, ए साइन अल्फा। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई एफ आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये 1 और 2 है। तो अगर एक का निकल गया तो दूसरे का निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम एट इज इट। तो यहाँ से देखिएगा ये क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद नाउ इन राइट एंगल ए ओ बी में, अब त्रिभुज ए ओ बी में देखेंगे तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अब फिगर से आप लोग देख लीजिएगा, मैं समझा दी हूँ पहला कि कैसे देखना है आपको। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लाल बटे कका से आप लोग जानते हैं ना, इसे आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए कॉस क्या होता है, ये होता है साइन, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, ये कॉट होता है, ये यहाँ पर देखिए साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, इसका सेक और इसका कॉट हो जाएगा। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यानी बेस, कर्ण यानी हाइपोटेनियस। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन 2a हो जाएगा। तो ए ओ इज इक्वल टू 2a कॉस अल्फा हो जाएगी। यहाँ से ये निकल गया। अब ए सी निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई बाई ये ए ओ। तो ए सी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ये 2a कॉस अल्फा। ए ओ की जगह पर 2a कॉस अल्फा आया था, तो ए सी इज इक्वल टू 4a कॉस अल्फा हो गया। अब इन सभी ये वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिएगा जो कि ये टी ए डेल्टा, अब यहाँ पर हम लोग 2a साइन अल्फा पुट करेंगे, ये ई एफ यहाँ पर था तो ई एफ की जगह पर 2a साइन अल्फा पुट कर देंगे ये। अब यहाँ पर देखिएगा 4 क्या है, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ये समझिएगा आप लोग। डेल का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, जहाँ पर भी ये लिखा होगा तो उसका मतलब डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर 4w डेल 2a कॉस अल्फा हो जाएगा प्लस w इंटू डेल 4a कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, t इंटू 2a कॉन्स्टेंट टर्म इज इट इज साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन कॉस अल्फा हो जाएगा, और अल्फा हमारा एक अदर टर्म है तो अल्फा का अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर 4w इंटू 2a कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉस अल्फा का माइनस का साइन अल्फा होता है डिफरेंशिएशन, और अल्फा का एक बार और हो जाएगा। तो ऐसे ही ये सभी का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। यहाँ t हो जाएगा, 2a हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, और ये अल्फा हो जाएगा माइनस का। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस का 4w 2a साइन अल्फा डेल अल्फा। अब यहाँ से देखिएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
तो यहाँ पर ये माइनस लिखा गया है, प्लस नहीं है। W इंटू 4 है साइन अल्फ़ा इंटू डेल अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। इन सभी ये टर्म में से 2a डेल अल्फ़ा कॉमन मिल रहा है तो उसको निकाल लेंगे बाहर। तो T इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, T इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस का 4W साइन अल्फ़ा माइनस का 2W साइन अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। इसको हम इधर साइड लेकर जाएंगे अगर अपॉन में, तो ये 0 आ जाएगा टोटल। तो ब्रैकेट इज इक्वल टू, ब्रैकेट में सारी वैल्यू इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिएगा टी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4W साइन अल्फ़ा प्लस 2W साइन अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो यहाँ से ये पूरी ये वैल्यू आई, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। तो सॉल्व करने पर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ से 4W कॉमन ले लेंगे, साइन अपॉन कॉस लिख लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे साइन अपॉन, तो यहाँ से हम लोग कॉस कॉस क्या हो जाएगा, जब हमारा दोनों सेम है तो साइन अपॉन क्या कॉस क्या होता है, 10 होता है, साइन अपॉन कॉस 10 होता है। तो जो हमें प्रूफ करना था 10 4W प्लस 2 यही प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ आ गया है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो रट लीजिएगा आप लोग। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा, फॉर वेटलेस रॉड ऑफ अ इक्वल इस 4 यहीं से शुरू ही होगा क्वेश्चन। सभी ये क्वेश्चन देखेंगे ना तो यहीं से शुरू होगा। 4 वेटलेस रॉड ऑफ अ इक्वली लेंथ ऑफ अ ज्वाइंटेड टुगेदर सो फ्रॉम अ रोम्बस, यहाँ पर फिर रोम्बस आ गया, ABC1 ऑफ अ डायगोनल BD और अ वेटेज W बी अटैच टू दी C। यहाँ पर सेम ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमें थ्रस्ट इन अ BD इक्वल टू दी, जो हमारा थ्रस्ट यानी T इज इक्वल टू हमें क्या प्रूफ करना है, वो W अपॉन अंडर रूट में 3 प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सेम ऐसे ही हम लोग जैसे पिछला अभी बनाए थे ना, सेम वैसे ही फिगर यहाँ पर ड्रॉ होगा, क्योंकि वही कह रहा है क्वेश्चन में, बस प्रूफ हमें अलग करना है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, सिमिलर यहाँ पे लिखा जाएगा, जो लिखा गया था पिछले में सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा जाएगा। तो इसको आप समझ सकते हैं, अभी हम लोगों ने समझा। अब डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन पर बात करेंगे। सो बाय दी प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, तो यहाँ पर थ्रस्ट BDA हो जाएगा, डेल BDA प्लस W एक अटैच किया गया है, और टोटल मास यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल, यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये टोटल मास का बात नहीं किया गया है। यहाँ पर यहाँ जो मास था फर्स्ट क्वेश्चन में एक मास था जो कि ये 4W था, वो कहाँ पर लग रहा था, वो पॉइंट O पर लग रहा था। पूरे सिस्टम का मास कहाँ पर वैरी कर रहा था, इस पॉइंट O पर। तो इस क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं कहा गया है कि ये इस पूरे सिस्टम का वेट जो है यहाँ पर वैरी कर रहा है, केवल एक ही वेट का यहाँ पर बात किया गया है, जो कि ये A और C के अलॉन्ग लग रहा है, लटकाया गया है, जो वो W वेट, यही वेट हमारा बात कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा, इफ़ अ वेट W बी अटैच टू दी C, यानी कि C से कोई भी W वेट अटैच किया, बस यही वेट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर केवल 2 चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है, एक थ्रस्ट के बारे में बात किया जा रहा है, एक वेट यानी कि जो C के ऊपर लटकाया गया वेट है उसकी बस बात किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर केवल एक वेट है और एक थ्रस्ट है, 2 चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ से देखिएगा, T इंटू डेल BDA प्लस यहाँ पर W इंटू AC इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वह डेल, अब देखिएगा हम लोग डेल नहीं है त्रिभुज, अब त्रिभुज हम लोग AB बता रहे हैं। तो यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट, ये जो है वो त्रिभुज ABO है, ABO त्रिभुज से हम लोग देखेंगे तो साइन अल्फा इज इक्वल टू BO अपॉन, यानी कि लंब अपॉन क्या होता है, कर्ड होता है। तो लंब आपका इसके जो अलॉन्ग में ये इसके रिस्पेक्ट में जो वो बेस होगा तो वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये जो 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, वो भुजा क्या हो जाएगी आपकी, वो कर्ड हो जाएगी। तो यहाँ से ये BO है तो BO लंब, और ये जो है AB है वो कर्ड हो जाएगा। तो BO और AB की जो वैल्यू है वो 2A है, तो BO इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2A साइन अल्फ़ा आ जाएगा। तो BD हम निकालेंगे, पूरा BD है यहाँ से और ड्रा किया गया था, तो BD निकालेंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा, BO हो जाएगा। तो यहाँ से ये 4 BD क्या हो जाएगा 4। यहाँ से देखिएगा, यही चीज़ हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करके इसी में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा।
तो बी डी निकल गया। अब रेक्टेंगल फिर हम क्या करेंगे, ये पहले एक साइन अल्फ़ा से निकाले थे, अब एक कॉस अल्फ़ा से निकाल लेंगे तो हमें ये फिर पता चला। फिर इसी त्रिभुज में हम लोग क्या लगाएंगे, दोनों त्रिभुज में से कोई एक सा त्रिभुज आप ले सकते हैं, या फिर ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं, क्योंकि ये सेम है दोनों। ओके, तो यहाँ से देखिएगा जो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू आधार बटे कड़ होता है, तो ए ओ अपॉन ए बी इज इक्वल टू, तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओ की जगह पर ए ओ, ए बी की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 2a, तो ए ओ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। तो ए सी निकाल लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई ए ओ और ओ ए ओ की जगह पर ये पूरा, तो ए सी आपका 4ac है। अब बी डी और ए सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जो कि आपका ये आ जाएगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर 4a कांस्टेंट है, साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा और डेल अल्फ़ा ये अनदर टर्म है, तो एक बार अगेन डिफ्रेंशिएशन। अब कॉस यहाँ पर है तो यहाँ पर साइन माइनस का आ जाएगा जो कि हम लोगों ने पहले लगा दिया, वो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट जो है आपका ये, तो t इंटू 4a कॉस अल्फ़ा डेल अल्फ़ा माइनस का w इंटू 4a साइन अल्फ़ा इंटू का डेल अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 है, तो t इंटू क्या हो जाएगा आपका। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा, यहाँ से इसको इधर साइड इक्वल के लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ से ये चीज़ें कट जाएंगी तो टी कॉस अल्फ़ा बचेगा केवल इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फ़ा बचेगा, तो टी क्या हो जाएगा डब्ल्यू साइन अल्फ़ा अपॉन में कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। टी इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन अल्फ़ा होता है, इज इक्वल टू डब्ल्यू टेन 30 डिग्री हो जाएगा। अब 30 डिग्री कैसे हुआ वो यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है छोटा सा, तो आप लोग भी ऐसे ही लिख लीजिएगा। यदि यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वह रोम्बस के लिए अल्फ़ा का मान कितना होता है 30 डिग्री होता है। इसको कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा नहीं भूल जाएंगे। तो t इज इक्वल टू टेन थीटा इज 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख लेंगे। यही हमें प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ्ड आ गया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन सेम था, बस केवल हमें क्या देखना था कि ये जो सिस्टम पर बस हमें एक ही चीज़ तो देखनी है कि क्या क्या चीज़ें या सिस्टम पर वर्क, यानी कोई रोम्बस दिया गया है उस पर कौन कौन सी चीज़ें या वर्क कर रही हैं, बस उसी को देखना है। तो एक थर्स्ट आपका वर्क कर रहा था और एक क्या वेट एक ही केवल वर्क कर रहा था जो कि ये सी पर लटकाया गया था, अटैच किया गया था। और पहले वाले क्वेश्चन में 3 चीज़ें डिपेंड कर रहे थे। एक तो वर्क आपका डिपेंड कर रहा था जो कि डब्ल्यू डिपेंड कर रहा था कि होल सिस्टम का मास जो कि ये एक ओ पॉइंट पर डब्ल्यू था वो डिपेंड कर रहा था, और एक सी पर जो अटैच किया गया था वो पर डिपेंड कर रहा था मास, और एक आपका थ्रस्ट डिपेंड कर रहा था। ये 3 चीज़ें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में थी। तो आई होप ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी। ये एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है आपका जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको देखिएगा। अ हैवी यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2a। अब देखिए रेस्ट आ गया ना, इस ये भी अगर ये भी आएगा ना तो समझ जाइएगा कि हाँ ये वर्चुअल वर्क का ही है। विथ इट्स एंड इन कॉन्टैक्ट विथ टू स्मूथ इंक्लाइंड। अब स्मूथ भी आया ना तो इसका मतलब भी हुआ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द इंक्लाइनेशन एंड ए एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा है तो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फ़ा टू दी हॉरिजॉन इफ थीटा बी दी इंक्लाइनेशन ऑफ दी रॉड ऑफ दी हॉरिजॉन प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल। अब देखिए यही ये सबसे मेन है। अब देखिए यही दे दिया गया ना, प्रूफ बाय वर्चुअल वर्क, प्रूफ दैट क्या करना है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉट अल्फ़ा माइनस का कॉट बीटा, ये हमें प्रूफ करना है। और हमें कहाँ से पता चल रहा है कि ये वर्चुअल वर्क का है, बहुत सारे टर्म्स ऐसे मिले हैं जैसे कि ये रेट्स मिल गया है, या बाय सबसे मेन तो यही मिला हुआ है कि बाय द प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क। तो यही से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वर्चुअल वर्क का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी ये कैसे करेंगे हम लोग उस पर बात करेंगे। चलिए,
तो स्टूडेंट ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है जिसमें कि आपको टाइम लग सकता है और शायद से थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। अगर नहीं भी आए तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैं एक अभी यूनिवर्सल सॉल्यूशन देने वाली हूँ इस चैप्टर का। यूनिवर्सल का मतलब सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, जिसको आप अगर रट कर चले जाएंगे, अगर वर्चुअल वर्ड से क्वेश्चन आ रहा है तो वही सेम चीज़ लिख कर चले आएंगे, आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है, कहीं भी एक भी नहीं कटेगा। लेंथी हो जाती है वीडियो तो अपलोड करने में दिक्कत आती है, तो मैं इसको सेपरेटली ये कराऊंगी केवल एक ही वीडियो में ये क्वेश्चन। स्टूडेंट ये वर्चुअल वर्क जो है यहाँ से देखिएगा, ऑल क्वेश्चन वन आंसर। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? डायग्राम से करेंगे। डायग्राम सभी में रोम्बस अगर दिया है, मोस्टली ये रोम्बस ही पूछता ही है, तो आप लोग रोम्बस का फिगर तुरंत बनाएंगे। जैसे अभी 2 क्वेश्चन में बना है ना, तो दोनों में आप लोगों को फिगर समझ में आ रहा है ना कि जो जो कहा है बस वही मैंने किया था। तो अगर टोटल मास देता है सिस्टम का, तो उसको आपको ओ यानी कि जो बीच में 4 लाइन गई होंगी, कट कर रहे होंगे, उसके बीच में आपको उस 4W को लिखना है। और अगर अटैच करेगा सी से, तो सी को आपको हमेशा नीचे लिखना होगा और अटैच करना होगा एक वेट को। सेम एक फिगर आप लर्न कर लीजिए, वही छाप दीजिएगा। ओके, तो एक डायग्राम बना दीजिएगा आप। रोम्बस का अगर पूछता है तो लेट, अब फर्स्टली हम लोग क्या लिखेंगे? लेट दी सिस्टम वी गिवन अ स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सच दैट द ज्योमेट्री ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी कि हम लोग सबसे पहले क्या लेट करेंगे? कोई भी सिस्टम दिया गया है जिसका कि स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है और उस सिस्टम का जो ज्योमेट्री है और उस सिस्टम जो है वो अनचेंज्ड है, रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी जो सिस्टम है वो कैसा है? वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो लेट डेल ए बी दिए स्मॉल वर्चुअल चेंज इन अ इंक्लाइनेशन एंगल अल्फा पर क्या हो गया? डेल ए स्मॉल चेंज हो गया। तो लेट करेंगे ए बी टेकन इज दी फिक्स्ड ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट पर एंड दी वर्चुअल लाइन पासिंग थ्रू अ ए बी टेकन इज दी एक्सिस फ्रॉम मेजरिंग कोऑर्डिनेट्स डाउनवर्ड। में हम कोऑर्डिनेट्स को मेज़र करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम लोग सेकेंड स्टेप क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम निकालेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रॉड y1 से डिनोट इसको करेंगे। या लेट दी टोटल वेट ऑफ अ सिस्टम 4W, यानी कि ये सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए हमने रोम्बस बनाया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी को कहते हैं, इसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बीच में होता है उसी को कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ से लेट दिए टोटल वेट ऑफ द सिस्टम 4W, यही है टोटल वेट 4W, सभी में यही रहेगा। एक एट दिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम स्ट्रक्चर, तो y1 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा हो जाएगा। इसको आपको ऐसे ही लिखना है, सेम रटना है आपको, समझ लीजिए, इसमें समझने वाली कुछ चीज़ नहीं है। लेट दी है एक्सटर्नल वेट। अब एक्सटर्नल वेट यानी कि जो हमने अभी पिछली क्वेश्चंस में जो सी से अटैच वेट था ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर एक्सटर्नल वेट हम लोगों ने यहाँ पर W डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है। वी अटैच टू दी लोवेस्ट, हम लोगों ने लोवेस्ट पार्ट, स्ट्रक्चर के लोवेस्ट पार्ट पर अप्लाई किया हुआ है, तो y2 से डिनोट करेंगे ये वर्टेक्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड y2 इज इक्वल टू 2a cos अल्फा हो जाएगा। लेंथ ऑफ द स्टीयरिंग और रॉड, स्ट्रिंग्स और रॉड या फिर स्ट्रिंग कह लीजिए, तार या फिर रॉड, x हम इसको डिनोट करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a साइन अल्फा हो जाएगा। वेयर t इज दिए, टेंसर इज दिए एक्ट। यहाँ पर क्या करेगा? टेंसर क्या करेगा? एक्ट करेगा। ऐसे ही तो था ना, अगर बनता था तो टेंसर यहीं पे तो अप्लाई होता था, तो यहाँ पर टेंसर एक्ट करेगा। अब थर्ड स्टेप जो है बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाएंगे। द टोटल वर्चुअल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर समेशन W अपॉन इंटू में डेल y इज इक्वल टू 0। अब y की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? देखिएगा टोटल वेट इंटू डेल y1 प्लस एक्स्ट्रा वेट जो है यानी कि एक्सटर्नल वेट है,
तो y2 से डिनोट करेंगे और थर्स्ट जो अप्लाई किया जा रहा है तो माइनस में लगाएंगे थर्ड्स। आप लोग प्लस में कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि ये यहाँ पर टेंशन अप्लाई हो रहा है, ना कि ये थर्स्ट अप्लाई हो रहा है। जब टेंशन अप्लाई होगा तो आप माइनस लगाएंगे, थर्स्ट अप्लाई होगा तो प्लस लगाएंगे। तो इज इक्वल टू 0। लास्ट में आपको लिख कर आना है सिंस डेल अल्फा नॉट इक्वल टू 0 इज अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज ऑर्बिटरी वी कैन डिवाइड द होल इक्वेशन बाई डेल अल्फा। तो एंड इक्वेशन दिए रिमेनिंग टर्म्स टू 0 तो टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ अ टेंसर। तो यहाँ पर हमें टेंसर की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही सेम टू सेम चीज़ उतार कर चले आना है हर क्वेश्चन में वर्चुअल वर्क के। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो, अगर आ रहा है तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग यही चीज़ उतार कर चले आइएगा, सेम नंबर मिलेगा। 1 या 2 नंबर कट सकते हैं लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कोई नंबर नहीं काटेगा क्योंकि ये सेम चीज़ आपका एग्जामिनर क्या करता है, बस शुरुआत की चीज़ों को देखता है। अब शुरुआत की चीज़ आप लोगों ने अच्छा लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए, हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर मान लीजिए कि जैसे कि अभी प्रूफ करने के लिए आया था कि W/√3, तो लास्ट में आप लोग क्या करिएगा ना, ये चीज़ लिखने के बाद यहाँ पर डाल दीजिएगा तो हेंस प्रूव्ड दिस इज इक्वल टू, अगर टेंसर इज इक्वल टू W/3 कह रहा है तो ये लिख दीजिएगा, इसको प्रूव्ड कर दीजिएगा। जो कहेगा प्रूफ करने के लिए वो आप लास्ट में इसके लिखने के बाद ये पूरा लिख दीजिएगा, वही चीज़, और हेंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा। बस आपको 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है आपका। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब अगले चैप्टर पे चलने से पहले हम कह देना चाहते हैं थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा आप लोग, क्योंकि कंटिन्यू बैठेंगे तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो सकता है और आगे एग्ज़ाम है तो रिस्क नहीं लिया जा सकता है। काफ़ी गर्मी पड़ रही है स्टूडेंट्स, और मैं भी थोड़ा वाटर ले लेती हूँ क्योंकि ये फ़ैन को ऑफ़ कर पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है और 30 मिनट्स ऑलरेडी ये कंटिन्यू हो गए हैं। तो चलिए थोड़ा सा वेट करने के बाद हम फिर मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका अगला चैप्टर है जो कि चैप्टर का नेम है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो चैप्टर है ना फ्रेंड्स, ये थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है। वर्चुअल वर्क भी आपका थ्योरेटिकल बेस्ड था और ये स्टेबल और अनस्टेबल जो चैप्टर है ये भी आपका थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है। तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। तो हम आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चेक करना होगा क्या उसमें स्टेबल या अनस्टेबल मेंशन है। अगर क्वेश्चन में स्टेबल या अनस्टेबल मेंशन होगा तो डायरेक्टली आप लोग पहचान जाएंगे कि ये क्वेश्चन किसका है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम से आप नहीं पहचानेंगे क्योंकि ये वर्चुअल वर्क में भी ये इक्विलिब्रियम आ रहा था, तो इसको ध्यान रखिएगा। आप लोगों का मेन काम क्या है कि इसको आप लोग देखेंगे जहाँ कहीं भी स्टेबल और अनस्टेबल लिखा होगा तो वो यहाँ से आप लोग पहचान जाएंगे, या फिर रेस्ट ऑन अनदर बॉडी है ये लिखा हो पूरा चीज़ तो ये भी आप लोग पहचान जाएंगे कि ये अनस्टेबल या स्टेबल का क्वेश्चंस है। तो ये 3 चीज़ें अगर लिखी हो क्वेश्चन में तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कहाँ का क्वेश्चन है। इसके बाद में हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे ये इस चैप्टर का, देन एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन देखेंगे जो कि अगर मान लीजिए उन दोनों के अलावा कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो कि ये आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन ऐसा दूंगी ये जिससे कि आप अगर वो लिख देते हैं उस क्वेश्चन में तो आपको पूरा में से पूरा मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो वो भी मैं देने वाली हूँ। तो पहले तो हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसी टाइप के अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोगों को करके आना है, नहीं पूछा जा रहा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट पूछा जा रहा है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो आप एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन को रट कर जाइएगा, उसमें छाप दीजिएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यूनिवर्सल सॉल्यूशन को ही देख लेते हैं क्योंकि ये इसी स्टेप से आपके क्वेश्चंस भी लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सॉल्यूशन देखेंगे। तो यूनिवर्सल सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले ये थोड़ा सा इंट्रो है आपका। टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वी यूज द पोटेंशियल एनर्जी मेथड और हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं मेथड को, वो कौन सा यूज़ करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ये मेथड या फिर हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये मेथड को यूज़ किया जाता है। इसको आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, यहाँ से लिखना है स्टेप फर्स्ट से चूज अ फिक्स्ड रेफरेंस लाइन। ये आपको एग्जाम में एज इट इज लिखना है स्टूडेंट्स। तो चूज अ फिक्स्ड हॉरिजेंटल लाइन यूजुअली द ग्राउंड और द सेंटर या टेबल, यानी कि जो हम हॉरिजेंटल लाइन को चूज करेंगे वो या तो इस टेबल के अलॉन्ग होगी या फिर किसी सेंटर के अलॉन्ग होगी। यदि फिक्स्ड बॉडी है एक किसी फिक्स्ड बॉडी की, तो एज दी रेफरेंस लाइन और ओरिजिन, जो कि ये एक रेफरेंस लाइन या ओरिजिन के अलॉन्ग करेगी। स्टेप सेकंड जो है आपका फाइंड दी हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लेंगे दी अपर बॉडी टिल्ड और रोल थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा। अब मैं समझाती हूँ यहाँ पर, मान लीजिए कि ये कोई भी आपका क्या हो गया, सरफेस या टेबल हो गया। यहाँ पर कोई भी हमने हेमी स्फीयर मान लिया जो कि यह आधा गोला कहा जाता है। अगर यहाँ पर हम इस बॉडी के अपर सरफेस को हल्का सा टिल्ड यानी कि हल्का सा धक्का देंगे तो ये क्या करेगा, ये अगर इस कोई एंगल थीटा से किसी स्मॉल एंगल थीटा के थ्रू में हल्का सा इसको टिल्ड या रोल करेंगे ये बॉडी के अपर पार्ट को, तो ये क्या हो जाएगा, तब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट दी हाईएस्ट ऑफ दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो ग्रेविटी या हाईएस्ट लगेगी उसे ही हमें फाइंड आउट करना है ऑफ दी अपर बॉडी फ्रॉम योर रेफरेंस लाइन। ओके, तो यहाँ से देखिए आगे आपको क्या लिखना है कि कैलकुलेट दी वर्टिकल हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अपर बॉडी योर रेफरेंस लाइन। आप जो रेफरेंस लाइन आप लोग चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना होगा। राइट दिस हाइट इज द फंक्शन ऑफ थीटा, जो कि ये फंक्शन ऑफ थीटा के रूप में इस हाइट को रिप्रेजेंट करना होगा। तो हम जेड से इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा रिप्रेजेंट कर देंगे। सेम इट इज इट लिख के आना है। अब थर्ड स्टेप क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे स्टेप वाइज। तो फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन को डी जेड अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो जेड है आपका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि अपर पोर्शन पर। अपर पोर्शन को जब हम हल्का सा टिल्ड करेंगे और वो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में टिल्ड करने के बाद भी ये चला आ रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। तो डिफरेंशिएट जेड विद रिस्पेक्ट टू थीटा टू फाइंड डी जेड अपॉन डी थीटा, यानी कि हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए जो फंक्शन हमारा डी जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ के रूप में दिया होगा उसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी जेड अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने का यही 2 मेथड है। पहले कि जो जेड को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी जेड अपॉन डी थीटा को हम लोग 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यूजुअली ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। अब स्टेप 4 आपका जो है वो क्या है, टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी को आप लोगों को टेस्ट करना है, किस अनुसार टेस्ट करना है, फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव d2। अब इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल देंगे एंड सब्स्टिट्यूट थीटा इज इक्वल टू 0, और जहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 को हमें पुट करना होगा। अगर कंडीशन क्या आएगी, स्टेबल के लिए कंडीशन क्या होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए यदि ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव वैल्यू देता है तो ये स्टेबल हो जाएगा। और अगर आपका जो ये इफ़ यू मीज़र हाई डाउनवर्ड दी साइन रिवर्स, यानी कि अगर आप डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर हाइट को मीज़र करेंगे तो यहाँ पर आप माइनस लगा देंगे। ओके, तो कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, अगर ये सेकेंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव वैल्यू देता है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। यही चीज़ें आपको एग्जाम में A to Z लिख कर आना है, नहीं तो आप समझ लीजिएगा जो भी क्वेश्चन आएगा यही सब स्टेप तो आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे।
अब देखिए वहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आप लोग चाहे तो ये फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं फॉर टू कर्व सरफेस के लिए। जब आपका वो कंप्लीट हो गया, आपका फोर्थ ही स्टेप था, जब आपका दो कर्व, यानी कि ये किसके लिए एक्स्ट्रा टर्म यूज़ करेंगे ये, जब आपका हेमिस्फेयर या कोन दोनों अटैच करके पूछता है, यानी कि कोई भी दो ऐसी चीज़ें दो दी गई हों जो कि अटैच हो हमेशा हेमिस्फेयर या फिर कोन आपका दिया गया होगा। तो फॉर्मूला क्या लेट करेंगे ये, अगर लेट कर लेते हैं आर बिट दी ये रेडियस ऑफ दी ये लोअर फिक्स्ड बॉडी या फिर स्पेयर या स्पेयर है, सिलेंडर है, और यहाँ पर क्या है ये रेडियस ऑफ दी अपर रोलिंग बॉडी, ये बॉडी ये कैसा होगा, स्पेयर के रूप में होगा, एंड हाइट ऑफ दी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दी अपर बॉडी है एबव द पॉइंट ऑफ द कंटैक्ट। ठीक है, तो दी फॉर्मूला इवेल्यूट दी एक्सप्रेशन 1/h माइनस 1/r प्लस 1/ स्मॉल आर। तो इफ़ यदि ये 1/h इज ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/r, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये दो सरफेस के लिए बताया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये कोन यहाँ पर है और यहीं पर आपका एक हेमिस्फीयर है, तो अगर ये दो सरफेस हो गए ना, तो इसी ये दोनों सरफेस के लिए ये फॉर्मूला यूज्ड होगा। तो 1/h 1/r प्लस 1/, ये लेस देन होगा, तो और ये अनस्टेबल हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कहाँ पर क्या चेंजेस करने हैं और कहाँ पर क्या लिखने हैं। तो ओके, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन ले लीजिए, इसको अगर क्वेश्चन से आप समझेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारी बात मानिए आप लोग कि एक मैंने यूनिवर्सल सॉल्यूशन बता दिया, अगर जिन भी स्टूडेंट को वो अच्छे से लर्न हो जा रहा है, अच्छे से समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, वो करेंगे। अगर जिन भी स्टूडेंट को अभी तक नहीं समझ में आया कि हम लोग क्या करेंगे, तो वो एक क्वेश्चन को रट के अच्छे से चले जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं एग्ज़ाम के लिए आपको बैक ना लगे उसके लिए बता रही हूँ, जो वो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। तो वो एक क्वेश्चन, जो भी ये दो क्वेश्चन करा रही हूँ उसमें से एक क्वेश्चन आपको रट के अच्छे से जाना है, और जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसी को आपको लिख देना है उसमें, बस यही करना है। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन गिवन होता है। अ हैवी यूनिफॉर्म हेमिस्फेयर रेट्स with its curved surface on a fixed rough horizontal plane so that the equilibrium is stable। यानी कि हमें शो करके दिखाना है कि इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है। और हमें क्या दिया गया है, एक रफ सरफेस हॉरिजेंटल में दिया गया है। तो एक हम लोगों ने यहाँ देखिए फिगर से एक रफ सरफेस मान लिया है, ये जो है आपका रफ सरफेस है और हॉरिजेंटल प्लेन में है, और एक क्या है आपका हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर क्या है, एक हेमिस्फेयर यानी कि अर्धगोला, इसको हम लोग हेमिस्फेयर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, इसका रेडियस r है। तो यही पूरा फिगर दिया गया है, यही बनाना है आपको। जहाँ पर आपको देखिएगा एक नोट पॉइंट देखिएगा, जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये कोन के लिए क्या होता है, h/4 होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हेमिस्फेयर के लिए 3r/8 होता है, 8 होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट ए बी दी रेडियस ऑफ अ यूनिफॉर्म हेमिस्फेयर एंड ओ बी दी सेंटर ऑफ इट्स प्लेन बेस, then the center of gravity of a solid hemisphere lies on the center radius at a distance of 3a/8 from center O। यानी कि सेंटर से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3a/8 होगा। देयरफॉर OG इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3a/8 आ जाएगा। OG हम लोगों ने लेट किया, यहाँ से देखिएगा ये आपका O पॉइंट हो गया, ये आपका G पॉइंट हो गया, यही है OG, ये हम लोगों ने लेट किया हुआ है, जो कि ये 3a/8 के इक्वल है। अब देखिएगा हल्का सा आप लोग चेंज करिए कि नहीं सेम रट के जाए। अब जो अभी चीज़ें मैंने नोट डाउन कराई है ना, अगर हेमिस्फेयर पूछता है तो सेम चीज़ लिखेंगे। अगर यहीं पर अगर कौन पूछ दिया होता तो क्या लिखते हैं, 4/, क्या था आपका 4/a था, h/4 था, सॉरी h/4 था, तो वो लिखा जाता है यहाँ पर। ओके, तो स्टेप सेकंड जो क्या है, लेट दी हेमिस्फीयर बी
टिल्ड थ्रू अ स्मॉल एंगल ऑफ थीटा। तो लेट पी, जब हम क्या करेंगे हेमीस्फेयर को हल्का सा वो करेंगे, क्या करेंगे पुश करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ से देखिएगा लेट पी बी दी ये न्यू पॉइंट कनेक्टेड विथ हॉरिजेंटल प्लेन, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन from the point of connected P, the height of the center O from the horizontal plane remains constant and it is equal to the radius of A. The vertical height of the center of gravity is Z above the horizontal plane is given। यानी कि इसमें पूरे मिलाकर क्या कह रहा है कि एक पॉइंट हम P लेट करेंगे जो कि ये हॉरिजेंटल प्लेन पर होगा, और जो कि ये रेफरेंस किससे होगा, यहाँ से होगा क्या है आपका सेंटर से होगा, और सेंटर से हॉरिजेंटल में जब पी को लेट करेंगे तो वहाँ पर जो रेडियस हो जाएगा वो हम लोगों ने ए मान लिया हुआ है। ओके, तो दी वर्टिकल हाइट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो z इज इक्वल टू ए माइनस ओ जी कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन में कॉस थीटा, तो z इज इक्वल टू ए माइनस ओ जी कॉस थीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने ये लेट किया हुआ था। तो ओ जी की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए माइनस 3a/8 और कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर ओ जी की वैल्यू को पुट किया गया है। अब थर्ड स्टेप क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड आउट करना है। तो इक्विलिब्रियम को पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए जो जेड होता है हमारा, ये जेड जो फंक्शन है इसको क्या करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं और डी जेड अपॉन डी थीटा की वैल्यू को 0 रख कर चेक करते हैं कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो डी जेड अपॉन डी थीटा इसको हम सॉल्व करेंगे, तो डी जेड अपॉन डी थीटा जेड की वैल्यू ये है आपकी, यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को रख देंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो देखिए क्या आता है, यहाँ से देखिएगा 0 माइनस 3a/8 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, कॉस का थीटा का क्या होता है साइन थीटा माइनस का। तो डी जेड अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 3a/8 साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे चेक करेंगे हम किस पे, ये डी जेड अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0 पर, यानी कि पहले तो डी जेड अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे डी जेड अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर 0 जब पुट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 0, यहाँ से 3a अपॉन इस पूरी की वैल्यू 0 हो जाएगी 0 के इक्वल, एंड यहाँ से इधर लेकर जाएंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन थीटा भी 0, यहाँ पे साइन लेकर जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0। दिस प्रूफ दैट थीटा की वैल्यू 0 आ गई है। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कहा गया था ना कि थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा। तो यही चीज़ हो गया आपका, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब फोर्थ स्टेप क्या है, ये टेस्ट करेंगे स्टेबिलिटी ये यूजिंग, अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद तो हम इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट अगेन इक्वेशन थर्ड को हम लोग अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। डी टू जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी, ये थीटा होगा यहाँ पर थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा इस जेड की वैल्यू को हम लोग रखेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग पूरी वैल्यू को रखेंगे ये। तो यहाँ से डी टू जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर 3a/8 हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, साइन का कॉस थीटा होता है। पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को मिला है, तो पुट थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी टू जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3a/8 कॉस थीटा की वैल्यू 0 है इज इक्वल टू क्या बचेगा, कॉस 0 की वैल्यू जो 1 होती है तो 3a/8 बच जाएगा। तो डी टू जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 3a/8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इज ग्रेटर देन 0, 0 से क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा, तो यही वैल्यू पॉजिटिव में आ गई। तो इसका मतलब है कि जब वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है इक्विलिब्रियम। तो सिंस डी टू जेड अपॉन डी ग्रेटर देन 0 द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, यही हमें प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ आ गया। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यानी कि आप लोग समझने की कोशिश करिए, बस समझिए कि हाँ इस क्वेश्चन में किस किस टाइप के क्या क्या किए जा रहे हैं, तो डायरेक्ट आप लोग को सॉल्व करना आ जाएगा अच्छे से। क्योंकि ये देखिए फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया था, पहले लेट किया हुआ था कि कैसे कैसे फिगर बन रहा है, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेट किया कि डिस्टेंस कहाँ तक है। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, एक
पॉइंट पी को लेट किया हुआ था, फिर उससे हमें ये क्या निकालना, सेंटर से उसका रेडियस हम लोगों ने ए लेट कर लिया हुआ था। फिर थर्ड स्टेप क्या था, इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करना था। तो इक्विलिब्रियम, और वहाँ पर सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने z इज इक्वल टू एफ ऑफ कोई भी फंक्शन लेट किया हुआ था। फिर यहाँ पर फंक्शन आने के बाद हम लोग थर्ड स्टेप यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं वन टाइम, और डी जेड अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0 रखकर पुट करते हैं, तो वहाँ पर वैल्यू हमें मिल जाएगी थीटा की। तो थीटा की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को, फोर्थ स्टेप है आपका, स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए क्या करना होता है कि डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना होता है डी टू जेड अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। तो अगर वो 0 से ग्रेटर आ गया तो यानी कि स्टेबल है, और अगर 0 से लेस आता है यानी कि अगर माइनस में वैल्यू आती है तो वो अनस्टेबल है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड, जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो कोन और हेमीस्फेयर को मिलाकर कंबाइंड कर कर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे गिवन होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सॉल्यूशन आपको ये करके आना है। तो अ यूनिफॉर्म बॉडी कंटेनिंग ऑफ अ कोन एंड अ हेमीस्फेयर, यानी कि एक यूनिफॉर्म कोई बॉडी है जो कि ये कंटेन कर रही है एक कोन को और एक हेमीस्फेयर को, ज्वाइंटेड टुगेदर एट देयर बेसिस, और उन दोनों के बेस से क्या की गई है, ज्वाइंट की गई है, यानी कि दोनों का जो बेस है वो क्या है, सेम है। यानी कि इस हेमीस्फेयर का बेस ये है और इस कोन का जो बेस है वो ये है, यानी कि दोनों का बेस क्या है, एक ही है। तो यहाँ से देखिएगा रेस्ट ऑन अ रफ, अब यहाँ से हम लोग पहचानेंगे कैसे, देखिए रेस्ट पार्ट आ गया ना, रेस्ट आ गया, तो रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजेंटल टेबल, यानी कि एक हॉरिजेंटल रफ हॉरिजेंटल टेबल पर ये प्लेस्ड है, तो यानी रखा गया है। फाइंड दी ग्रेटेस्ट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अ कोन, इस कोन की हाईएस्ट वैल्यू हमें एच सी फाइंड आउट करना है, सो दैट द इक्विलिब्रियम में बी ए स्टेबल, जहाँ पर ये इक्विलिब्रियम कैसा हो, स्टेबल हो जाए, ऐसी हमें ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस हाइट की, इस कोन की हाइट की ऐसी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पर ये कोन जो है इस हेमीस्फेयर पर अच्छे से फिट हो जाए, यहाँ पर हिले ना, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए। तो ऐसी हमें ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा फर्स्ट हम लोग सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, तो 1/h इज़ ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/r होता है। ये कब के लिए बताया गया था, जब आपका 2 सरफेस दिया हो। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, तो इक्वेशन 1 इसको लेट कर लेंगे, जहाँ पर आपका r क्या है, रेडियस ऑफ दी लोअर सरफेस टेबल इज दी प्लेट, इट्स रेडियस इज द इनफाइनाइट, यानी कि जो इस टेबल की ये जो रेडियस है, यहाँ से हम लोगों ने सेंटर से इस टेबल की कोई पॉइंट P मान लिया हो, यहाँ से इसकी रेडियस R दी गई है, कैपिटल R, और इसका जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा, इनफाइनाइट के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस का इनफाइनाइट रेडियस होता है। ये लर्न रखने वाली बातें हैं। तो यहाँ से देखिए जो स्मॉल r है वो रेडियस ऑफ दी रोलिंग सरफेस हेमीस्फेयर का ये है, स्मॉल r जो है वो हेमीस्फेयर का रेडियस है। h जो है वो क्या है, हाइट ऑफ दी कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम पॉइंट कनेक्टेड। अब ये जो फर्स्ट है आपका स्टेप वो क्या कह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वेट फाइंड आउट करना है यहाँ पर, क्योंकि ये कितना सेंटर ऑफ मैक्सिमम वेट इसकी ऊंचाई पर हो कि ये गिरे ना। तो यहाँ से देखिएगा वही हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो लेट ए बी दी कॉमन रेडियस एंड एच सी बी दी हाइट ऑफ द कोन। सबसे पहले यही दोनों लेट कर लेंगे कि ए आपका क्या है, या एक कॉमन रेडियस यहाँ पर ए लेट किया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ से आपका क्या दिया गया है, जो ए है आपका, यहाँ से ए लिखिएगा आप लोग, इसको आर के स्मॉल आर के इक्वल समझिएगा। तो और एच सी आपका क्या है, एक कोन का हाइट है। तो हेमीस्फेयर वेट W1 डायरेक्टली ये किसके होगा, 2 ये लर्न करने वाली बातें हैं, 2/3 पाई ए क्यूब के इक्वल होगा। ए क्यूब क्या है आपका, ए का क्या है, रेडियस है किसका, हेमीस्फेयर का। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी 8/3a/8 बिलो दी ओ से, यानी कि रेफरेंस पॉइंट से जो, यानी कि सेंटर से जो आपका
सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नहीं, सेंटर से जो आपका क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 3/8 है। तो कोण वेट क्या हो जाएगा, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/3 पाई a स्क्वायर HC, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया HC/4 हो जाएगी। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, यूजिंग स्टेबल फॉर्मूला। तो हम एक स्टेबल का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये लर्न कर लीजिएगा। वाई बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W2Y2 माइनस W1Y1 W1 प्लस Y2 W2। तो यहाँ से W2 की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, और Y की वैल्यू क्या हो जाएगी Y2 की HC/4 हो जाएगी, और Y1 की वैल्यू है 3a/8, यानी कि Y2 आपका क्या है कोण है, और Y1 जो है वो हेमीस्फेयर। पहले तो हम हेमीस्फेयर बनाएंगे फिर उस पर कोण रखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर वैल्यू हो गई। और W1 W2 की वैल्यू रखेंगे, देन यहाँ से 1/3 पाई a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो क्या बचेगा HC/4 माइनस का 6a/8 बचेगा। अपॉन में यहाँ से भी 1/3 पाई a स्क्वायर को कॉमन लेंगे, 2a प्लस HC बचेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग LCM लेंगे, और LCM लेने के बाद जो वैल्यू आएगी ये सॉल्व करने के बाद 2HC का स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे से आपकी वैल्यू आ जाएगी ये। यहाँ से जब पूरा सॉल्व करेंगे तो a2a प्लस HC आ जाएगी इक्वेशन a, इसको लेट कर लेंगे। अब आगे देखिएगा जो स्टेप आपका थर्ड है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड टोटल h, यानी कि टोटल हाइट को फाइंड आउट करने के लिए द नेट हाइट ऑफ कंबाइंड CG फ्रॉम दी टेबल से, तो h इज इक्वल टू a प्लस वाई बार हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू a एज इट इज़, वाई बार की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली हुई थी, यहाँ पर पुट करेंगे ये। फॉर दी एक्सट्रीम लिमिट ऑफ स्टेबिलिटी वी जस्ट पुट थीटा इज इक्वल टू 0 कॉन्फ़िगरेशन पर, यानी कि इक्विलिब्रियम पर हमें स्टेबिलिटी एक्सट्रीम पॉइंट पर हमें एक्सट्रीम लिमिट क्या है थीटा इज इक्वल टू 0, वेयर h इज इक्वल टू a मस्ट होल्ड ट्रू फॉर दी फ्लैट कनेक्टेड। y बार इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, पुट y बार इज इक्वल टू 0 टू दी लिमिट इक्वेशन a, यानी कि ये इक्वेशन a में हमें क्या पुट करना है, y बार इज इक्वल टू 0, यहाँ पर y बार की वैल्यू 0 आ गई है आपकी, ये यहाँ से देखिएगा y बार की वैल्यू 0 आ गई है, और ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से देखिएगा 2h, अब माइनस को इधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से 2 3 टाइम कटेगा तो HC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, HC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a√3, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो द ग्रेटेस्ट हाईएस्ट जो है ऑफ दी कोन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए इज a√3 हो जाएगा। ओके, यही हमें फाइंड आउट करना था, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना था कोन का। तो ये फाइंड आउट हो गया। ये आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन से भी ये लगा सकते हैं, लेकिन उसे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये सेकंड टाइप का को बता दिया कि इससे आप लोग अगर टर्म्स याद रहेंगे ये सभी, तो आप लोग जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, ये टाइम आपका बच जाएगा और पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, कटेंगे एक भी नहीं। तो 2 टाइप के क्वेश्चन करा दिए गए हैं, इसी दोनों में से एक टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये 2 क्वेश्चन अगर आप हो सके तो रट लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा, 30 मिनट्स लगेंगे इसको अच्छे से तैयार करने में। मैं तो बहुत ज़्यादा बता दी 30 मिनट्स, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से तैयार करें 30 मिनट्स लग जाएगा, और 30 मिनट्स में एकदम अच्छे से, यानी कि 2 क्वेश्चन अगर आपके तैयार हो गए और अगर 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, समझ लीजिए यूनिवर्सल आपका सॉल्यूशन खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। तो यही दोनों क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, देन आपका पूरा काम हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन स्टेबल या अनस्टेबल से आता है तो यही दोनों क्वेश्चन आप छाप दीजिएगा, यानी कि दोनों टाइप में से अगर कोई एक टाइप पूछता है तो छाप दीजिएगा। अगर दोनों टाइप में से कोई टाइप ना पूछे तब पर भी यही छाप कर आइएगा आप। स्टेबल और अनस्टेबल का अगर हो, पहली बात तो पूछेगा तो इसी में से पूछेगा दोनों का, और अगर नहीं पूछेगा तो बात ही अलग है, लेकिन ये पूछना चाहिए। तो आई होप आ सकता है एग्जाम में। तो ये दोनों चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा, वर्चुअल वर्क एंड स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप आप सभी को सारी क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जहाँ कहीं भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिएगा कि क्लास कैसी लगी। अंत में आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, यही बात है आप लोगों का कि वीडियो तो देख लेते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना तो कमेंट करते हैं। तो भला लाइक नहीं तो कमेंट तो कर दिया करिए कि हाँ दी वीडियो अच्छी लगी, या फिर कहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं तो थोड़ी मिस्टेक तो होंगी ही।
तो आप लोग बताएंगे तभी तो मैं सुधार पाऊँगी, उसको इम्प्रूव कर पाऊँगी। तो आप लोग कमेंट ज़रूर क्या करिए, ओके। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जहाँ कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तुरंत कमेंट किया करिए, कम्युनिटी पोस्ट किया करिए। सभी चीज़ें मैंने ऑन रखी हैं, आप लोग कुछ भी चाहे जब भी पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में हम लोग मिलेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।